एक रूह की दीदा दिलेरी जिसने अपना इंतकाम पूरा किया तो लोग दहल कर रह गए। मैरी मार्टन और एंड्रयू रसल पिछले 3 सालों से एक पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे। मैरी एक शोख और चंचल सी लड़की थी जिसने पूरे ऑफिस के मर्दों को अपना दीवाना बना रखा था, जिसकी वजह से बाकी खवातीन वर्कर्स उससे अच्छा खासा खार खाती थीं, जिसकी मैरी ने कभी परवाह नहीं की। उसकी रंगत गंदुमी थी और आंखें गहरी नीली थीं, जिनमें बला की कशिश भी थी। उसके बाल घने और स्याह थे और कमर से नीचे तक आते थे, जबकि एंड्रयू रसल एक 25-30 साल का खूबरू नौजवान था जिसके बाल सुनहरे और घुंघरियाले थे। वो दराज कद और सुर्ख और सफेद रंगत का मालिक था। इस पर मजीद यह कि वो एक संजीदा और सुलझा हुआ इंसान था। ऑफिस के सभी लोग उसके अखलाक के मोतरिफ थे, मगर वो बहुत ही कम मुस्कुराता था, जिसकी वजह से जो लोग उसे नहीं जानते थे उसे मगरूर समझते थे। उसकी संजीदगी की वजह यह थी कि उसने अपना बचपन निहायत कस्मा पुरसी के आलम में एक यतीम खाने में गुजारा था। वो आज जो भी था, जिस मकाम पर भी था, सिर्फ अपने बलबूते पर ही था। जिंदगी में पहली बार अगर उसे कोई औरत पसंद आई थी तो वो मैरी मार्टन ही थी, जिस पर वो बुरी तरह फिदा हो चुका था। वो भी उसके मगरूर से नकूश और कम गोई की असीर थी। फारिग वक्त में उसके केबिन में आकर घंटों बोलती रहती और वो उसकी बातों पर मुस्कुराता रहता या मुख्तसर से जवाब देता। वो वक्तन फवक्तन उसे तोहफे तोहफ भी देता रहता था। अब तो पूरा ऑफिस उनकी मोहब्बत की दास्तान से वाकिफ था और उन्होंने भी इसे छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की। एंड्रयू का एक ही दोस्त था, जैक, जिससे वो अपने दिल की हर बात करता था। जैक और वो बचपन से दोस्त थे, जब वो दोनों यतीम खाने में रहते थे। जैक, मैं मैरी को शादी के लिए बाकायदा प्रपोज करना चाहता हूं। एक शाम वो एक साथ वॉक पर निकले तो बातों बातों में एंड्रयू ने जैक से कहा, अरे वाह मेरे यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुमने फ्लैट खरीद लिया? जैक ने खुश होते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा। नहीं यार, उसी के लिए पैसे जमा कर रहा हूं। एंड्रयू जरा सा अफसरदा हुआ। सोच रहा हूं 6 माह बाद उसकी सालगिरह है, तब तक मैं पैसे भी जमा कर लूंगा तो उसकी सालगिरह पर उसे प्रपोज करके सरप्राइज दूंगा। वो मजीद गोया हुआ। क्या बात है, यकीन नहीं आ रहा, ये मेरा दोस्त एंड्रयू है। तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। जैक पुरजोश हो गया और उससे मजाक करने लगा, जिससे एंड्रयू का चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा। अगले दिन एंड्रयू जब ऑफिस पहुंचा तो उसे गैर मामूली हलचल का एहसास हुआ। ऑफिस में एक नया वर्कर आ गया था, जिम लॉयल, सुर्ख सफेद रंगत और कटे हुए जिस्म का मालिक। जिम गैर मामूली जहानत का मालिक था। वो जल्द ही सबसे घुल मिल गया। एंड्रयू को वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अपनी बातों से सामने वाले को बोर नहीं होने देता था। मैरी भी उससे अच्छी खासी मुतासिर नजर आ रही थी। जिम लॉयल न्यूयॉर्क में अपने ग्रैंडपा के साथ बड़े ठाठ से रहता था। उसके ग्रैंडपा का इस दुनिया में जिम के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वो उसे बेइंतहा प्यार करते। इस लाड प्यार ने जिम को बहुत खुदसर बना दिया था। वो अपने ग्रैंडपा से किसी बात पर नाराज होकर उनके बिजनेस और ऐशो इशरत को ठोकर मारकर यहां आ गया था। चंद दिनों में एंड्रयू ने नोट किया कि मैरी उसे इग्नोर करने लगी है और ज्यादा वक्त जिम के आसपास रहने लगी थी, लेकिन उसने मैरी की लापरवाह और घुल मिल जाने वाली फितरत समझ के नजरअंदाज कर दिया। बहरहाल वो मैरी पर अंधा भरोसा करता था और सोच भी नहीं सकता था कि मैरी उसे धोखा दे सकती है। दिन पर लगाकर उड़ने लगे। वो मैरी की बढ़ती हुई बेरुखी और बेजारी से मखमूम रहने लगा था। अब तो ऑफिस के लोग भी उसे रहम भरी निगाहों से देखने लगे थे। उसे लगा कि मैरी उससे किसी बात पर नाराज है। जब इस सब का जिक्र उसने जैक से किया तो वो उसे तसल्ली देते हुए बोला कि मैरी की सालगिरह में चंद दिन रह गए हैं, फिर वो उसे प्रपोज करेगा तो उसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। ये बात एंड्रयू के दिल को लगी और वो पुरसुकून हो गया। सालगिरह से एक दिन पहले एंड्रयू ने ऑफिस से छुट्टी ली और सारा दिन मैरी के लिए एक ऐसी अंगूठी की तलाश में फिरता रहा जो बहुत खास हो। इस दौरान उसने मैरी से कोई राब्ता नहीं किया, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। रात वो ठीक 11:50 पर मैरी के घर से बाहर उसके कमरे की खिड़की के ऐन नीचे खड़ा था। जैक भी उसके साथ था। जैक, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वो जैक की तरफ मुड़ते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोला। तुम्हें करना पड़ेगा एंड्रयू। क्या तुम मैरी को सरप्राइज देकर खुश नहीं करना चाहते ताकि वो अपनी नाराजगी तुमसे खत्म कर ले? जैक ने उसे हौसला देते हुए कहा तो एंड्रयू ने इस बात में सर हिलाया।
और खिड़की के साथ लगाई गई सीढ़ी पर सुर्ख रंग के गुब्बारे, विशिंग कार्ड्स और अंगूठी लेकर चढ़ने लगा। ये मंसूबा जैक ने तैयार किया था कि एंड्रयू रात के 12 बजे मैरी के कमरे की खिड़की से कूदकर उसे जगाए और प्रपोज करके सरप्राइज दे। उसे यकीन था कि मैरी इस तरह बहुत खुश होगी, क्योंकि लड़कियां इस तरह के एडवेंचरस लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। अब एंड्रयू चारों नाचार उसके मंसूबे पर अमल कर रहा था, क्योंकि बहरहाल वो मैरी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसे खुश देखना चाहता था। मैरी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी, अलबत्ता उसके आगे पर्दा पड़ा हुआ था। एंड्रयू ने खिड़की पर दोनों हाथों का दबाव डाला। वो अंदर कूदने ही वाला था कि अंदर से आती मैरी की नशे में डूबी हुई आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। ओह कम ऑन डार्लिंग, आज मेरे सामने उस बोरिंग से एंड्रयू की बातचीत मत करना, जिसको पता ही नहीं है कि लड़कियों को कैसे खुश किया जाता है। तंग आ गई हूं मैं उससे। एंड्रयू का रंग एक लम्हे में पीला पड़ गया था। यह तो कोई तुमसे सीखे, कैसे चंद महीनों में तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया, वो एक बार फिर मधोश लहजे में बोली। जवाबन किसी मर्द ने एक जोरदार क़हक़हा लगाया। एंड्रयू समझ गया कि अंदर मैरी के साथ कौन था। जब उसे पता चलेगा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं तो उसके चेहरे का रंग देखने वाला होगा। मैं जल्द अज जल्द ये लम्हा देखना चाहता हूं। वो शख्स एंड्रयू का साफ मजाक उड़ा रहा था, साथ मैरी की भी हंसी शामिल हो गई। एंड्रयू ने जरा सा पर्दा सरका कर देखा और सामने के मंजर ने उसके जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली। उसने एक नजर हाथ में थामी अशिया को देखा और वापस नीचे उतरने लगा। जैक ने उससे पूछा कि वो अंदर क्यों नहीं गया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और घर वापस आकर खुद को कमरे में बंद कर दिया। जैक बाहर खड़ा दरवाजे बजाता रहा और उसे पुकारता रहा, मगर उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। अगले दिन ऑफिस में मैरी और जिम ने एक दूसरे से शादी का ऐलान किया, जिस पे चंद एक लोगों के अलावा किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया। सबकी हमदर्दियां एंड्रयू के साथ थी, जो कि वहां मौजूद नहीं था। एंड्रयू ने नौकरी छोड़ दी। वो हर वक्त कमरे में बंद उदास रहता। जैक उसकी दिलजोई करता रहता, मगर इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जैक मैरी के ऑफिस उससे मिलने गया। उसने वहां काफी हंगामा किया और जिम और मैरी को बहुत बुरा भला कहा। मैरी ने कोई परवाह नहीं की, उल्टा पुलिस को कॉल करके उसे गिरफ्तार करवा दिया। अगले हफ्ते मैरी और जिम ने शादी कर ली। इस दौरान न्यूयॉर्क में मुकीम जिम के ग्रैंडपा की डेथ हो गई और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस जिम के नाम कर गए थे। जिम और मैरी ने ऑफिस और वो शहर छोड़ दिया और न्यूयॉर्क चले गए। जिम लॉयल न्यूयॉर्क आकर अपने ग्रैंडपा का बिजनेस संभालने में लग गया। वो मैरी को दिलो जान से चाहता था। उसकी मोहब्बत और दौलत ने मैरी मार्टन के हुस्न को और भी निखार दिया था। जिम ने मैरी को दुनिया की हर आसाइश देने की कोशिश की, मगर बिजनेस की मसरूफियात की वजह से वो उसे कम टाइम दे पा रहा था, जिसका उसे शिद्दत से एहसास था। उसने सोच रखा था कि जल्द ही मैरी को लंबी छुट्टियों पर घुमाने कहीं ले जाएगा, लेकिन मैरी उसके मसरूफ शबो रोज की वजह से तंग आ गई थी। उसकी रंगीन मिजाजी उसे टिक कर बैठने नहीं दे रही थी। वो उन औरतों में से थी जिन्हें हर वक्त थ्रिल और हल्ला गुल्ला चाहिए होता है। वो चाहती थी कि हमा वक्त कोई हो जो उसके हुस्न के कसीदे पढ़ता रहे। उसने जिम की मसरूफियत का फायदा उठाते हुए अपना वक्त मुख्तलिफ क्लब्स में गुजारना शुरू कर दिया। अब वो आए रोज किसी न किसी पार्टी में मौजूद होती। उसके सोशल हल्के में तेजी से इजाफा हो रहा था। उन दिनों जिम लॉयल बिजनेस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गया हुआ था। मैरी के तो शबो रोज चांदी हो गए। उसने अब रातें भी नाइट क्लब्स में गुजारना शुरू कर दी थीं। वो अब सरकशी की सारी हदें पार कर चुकी थी और दिल में फैसला कर चुकी थी कि जल्द ही वो जिम से छुटकारा हासिल कर लेगी। वो एक नाइट बार में बैठी शराब से लुत्फानंदोज हो रही थी जब उसकी नजर कोने में पड़ी टेबल के पास बैठे एक शख्स पर जा पड़ी। वो चौंक उठी। वो एंड्रयू रसल था, जो वहां बैठा शराब से लुत्फानंदोज हो रहा था। मैरी ने एक अदा से अपना शराब का गिलास उठाया और उसकी टेबल की तरफ बढ़ गई। हाय एंड्रयू, लॉन्ग टाइम टू सी, कैसे हो? एंड्रयू ने अपने गिलास से निगाहें उठाकर यूं ही उसे देखा और सरसरी अंदाज में जवाबन हेलो कहा, जैसे मैरी को अपने सामने अचानक पाकर उसे कोई हैरत ना हुई हो। कैसे हो? क्या कर रहे हो आजकल? शादी कर ली? उसने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। उसकी निगाहें एंड्रयू से हट नहीं रही थीं। वो पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम हो गया था और उसके बदन पर बेशकीमत लिबास भी था। अलबत्ता उसकी आंखों के तासुरात बर्फ की मानिंद मुंजमिद थे, जिन्हें मैरी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी।
अब के बार एंड्रयू ने गहरी नजरों से उसे देखा और फिर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर मैरी की तरफ आगे होकर बोला, नहीं, शादी नहीं कर सका। तुम्हारे बात कोई अच्छी ही नहीं लगी और तुम हो कि मुझे छोड़कर चली गई, और तो और शादी पर इनवाइट भी नहीं किया। वो दोस्ताना लहजे में उससे कहने लगा। मैरी मार्टन खिसियानी सी हंसी हंस दी। उसने अपने चेहरे पर आते बालों को उंगलियों की मदद से कान के पीछे उड़सा। यकीन करो, जो हुआ बस अचानक हो गया। उस जिम मनहूस ने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में ऐसा फंसाया कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। अब वो मुझसे शादी करके जैसे भूल ही गया है। उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मैरी ने चेहरे पर अफसुर्दगी तारी करते हुए कहा, तुम्हें मालूम है मैरी, तुम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मेरा दिल तुम्हें देखकर एक बार फिर से धड़कने लगा है। एंड्रयू ने उसकी बात का अलग ही जवाब दिया। मैरी के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट बिखर गई। उसे लगा वो एक बार फिर एंड्रयू को फांस चुकी है। उसने जहन में मंसूबा बना लिया कि जल्द ही वो जिम से जान छुड़ाकर एंड्रयू से शादी कर लेगी। वो और एंड्रयू काफी देर बातें करते रहे। अब तो मैरी और एंड्रयू की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला था। मैरी उसे बात बेबात पर यह जताना नहीं भूलती थी कि वो उसे छोड़कर पछता रही है। वो उसे अब हर हाल में पाना चाहती थी। एंड्रयू उसे कई बार अपने घर भी ले गया, जो किसी शानदार महल से कम नहीं था। उसके घर के सामने मैरी को अपना घर किसी दड़बे के जैसे लगने लगा था। जिम अब उसे किसी बोझ की तरह महसूस होने लगा था, जिससे वो जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। जब वो बिजनेस टूर से वापस आया तो उसके लिए कई बेशकीमत तोहफे भी लेकर आया था, लेकिन मैरी ने उन पर कोई खास तवज्जो नहीं थी। उसके जहन पे तो एंड्रयू की शानदार पर्सनैलिटी और बेतहाशा दौलत सवार थी, और एंड्रयू अब काफी हद तक बदल भी चुका था। वो अब पहले जैसा बोरिंग और शर्मीला सा एंड्रयू नहीं रहा था। मैरी उसके इश्क में बुरी तरह मुब्तला हो चुकी थी। आज मैरी मार्टन और जिम लॉयल की शादी की सालगिरह थी, जिसे मैरी मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी थी। रात 2 बजे वो नशे में झूमती हुई घर में दाखिल हुई। सामने लाउंज में जिम को पाकर एक लम्हे को ठिठकी। वो सोफे पर मुस्तरिब सा बैठा था, जिसके सामने पड़ी मेज पर केक धरा था, जिस पे लगी मोमबत्तियां जल जल कर पिघलने के आखिरी मराहिल में थी। पूरा लाउंज खूबसूरत से अंदाज में सजाया गया था। मैरी होंठों पे दिलकश मुस्कुराहट सजाए जिम की तरफ बढ़ी। ओह डार्लिंग, तुम कब आए? मैरी आगे बढ़कर उसके गले लग गई, लेकिन जिम ने अपनी बाहों को सहमत नहीं दी। उसके अंदाज में वो गर्मजोशी मफकूद थी जो पहले कभी हुआ करती थी। कहां थी तुम? जिम ने ठंडे ठार लहजे में सवाल किया। मैं एक दोस्त की पार्टी में गई थी। मैरी की जबान लड़खड़ा गई। कब से तुम्हारा अफेयर चल रहा है उस थॉमसन के साथ? वो तकरीबन चिल्लाते हुए इस्तफसार करने लगा। कौन थॉमसन? मैं किसी थॉमसन को नहीं जानती। मैरी हैरान और परेशान सी बोलने लगी। यू बेच, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे धोखा दे लोगी? तुम कब, कहां और कैसे वक्त गुजारती हो, मुझे पता नहीं चलेगा। जिम ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मैरी की तरफ फेंक दिया। मैरी ने लरसते हाथों से वो लिफाफा उठाया। उसके अंदर काफी सारी तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें मैरी की थीं, जिनमें वो किसी अजनबी के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थी। ये घर और गाड़ियां तो एंड्रयू की हैं। इन जगहों पर तो मैं एंड्रयू के साथ गई हूं। ये कौन शख्स है? मैरी दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। जिम ने आगे बढ़कर उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। बोलो, कब से चल रहा है ये, और क्यों? वो खूंखार लहजे में बोला। मैं इसे नहीं जानती। मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं जानती। मैरी के औसान खता हो रहे थे। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? वो चकरा कर रह गई। मैरी ने एक झटके से अपने बाल छुड़वाए और 2 कदम पीछे हट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मैं जा रही हूं अभी, इसी वक्त। लानत भेजती हूं तुम जैसे बोरिंग इंसान पर। मैं एंड्रयू नहीं हूं जिसे तुम धोखा दोगी, और मैं चुपचाप तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। मैं जिम लॉयल हूं, तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। वो गुर्राते हुए बोला और उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। उसने मैरी की गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। उसने उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से लगाया और उसकी गर्दन दबाने लगा। मैरी किसी परिंदे की मानंद उसके हाथों में फड़फड़ाने लगी। अचानक उसका हाथ किसी चीज से टकराया। वो एक गुलदान था। उसने वो गुलदान पकड़कर जिम के सर के पीछे दे मारा। जिम थोड़ी देर को लड़खड़ाया तो वो उसकी गिरफ्त से निकलकर किचन की तरफ भागी। वहां जाकर उसने छुरी उठा ली
जिम भी उसके पीछे चला आया। उसने जब मैरी के हाथ में छुरी देखी तो पागलों की तरह कहका लगाकर हंसने लगा। खबरदार, जो तुम मेरे करीब भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैरी दहशत से कांपती आवाज में बोली। जिम बदस्तूर उसकी तरफ बढ़ता रहा। मैरी ने पूरी कुव्वत के साथ छुरी उसे मारने की कोशिश की, मगर जिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे छुरी छीनकर मैरी को नफरत से पीछे की तरफ धक्का दिया। मैरी का सर डाइनिंग टेबल के कोने से बुरी तरह टकराया। खून की एक पतली लकीर उसके माथे से बहती हुई गर्दन तक आ गई। वो अपने चकराते हुए सर को थामकर अभी सीधी हुई थी कि जिम ने उसका बाजू पकड़कर छुरी उसके पेट में घोंप दी। मैरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिम दीवानावार उसके पेट में छुरी घोंपता रहा, यहां तक कि वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका बेजान वजूद आड़ा तिरछा सा डाइनिंग टेबल के पास पड़ा था। खून फर्श पर तेजी से जमा होने लगा। वो एक चीख मारकर उठी। उसने दीवानावार अपने पेट को टटोलना शुरू कर दिया। वहां कोई जख्म ना पाकर उसने सुकून का सांस लिया। साइड टेबल पर पड़े जग को उठाकर उसने मुंह से लगाया और गटागट पानी पीने लगी। ओह खुदावंद, कितना खौफनाक ख्वाब देखा था मैंने। उसने बालों में हाथ फंसाकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। जिम मुझे कभी नहीं मार सकता, मैरी ने जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। उसने उठकर शावर लिया और तैयार होकर अपने लिए कॉफी बनाने के लिए कमरे से बाहर निकल आई। लॉन्च में वही गुलदान नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था जिसे उसने ख्वाब में देखा था। वो हैरत ज़दा सी उन टुकड़ों के पास बैठ गई। चंद पल वो उसके टूटने के असबाब पर गौर करती रही, लेकिन जब कुछ समझ में ना आया तो कंधे उचकाकर उठ खड़ी हुई और किचन की तरफ चलती। अंदर के मंजर ने उसकी रूह फना कर दी। सामने डाइनिंग टेबल के पास जिम की खून में लथपथ लाश आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ख्वाब में अपनी लाश को देखा था। वो हवास बाख्ता सी होकर जिम की तरफ लपकी। उसके माथे पर हूबहू वैसा जख्म था जैसा ख्वाब में मैरी ने अपने माथे पर देखा था। उसने जिम के पेट में गड़ी छुरी को ताकत लगाकर खींचा और फटी फटी निगाहों से छुरी को देखने लगी, क्योंकि ये छुरी भी उसके ख्वाब वाली छुरी जैसी थी। हैंड्स अप, जरा सी भी हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना मेरी गोली तुम्हारा भेजा उड़ा देगी। तुम्हें अपने शौहर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जाने पुलिस को किसने खबर की थी कि एक पुलिस वाला हाथ में पिस्तौल थामे किचन के दरवाजे पर खड़ा था। उसके पीछे 2 पुलिस एहलकार और भी खड़े थे। मैरी के हाथ से छुरी नीचे जा गिरी। मैंने कुछ नहीं किया, उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली। पुलिस वाले ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर उसे हथकड़ी टालने लगा। जब पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे थे तो मैरी ने देखा कि एंड्रियो ग्लास टेबल के पास पड़े सोफे पर बैठा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैरी ने खुद को पुलिस वालों की गिरफ्त से छुड़वाया और उसकी तरफ लपकी। यू बास्टर्ड, ये सब तुमने किया है ना, ताकि हमसे बदला ले सको। मैरी अपने हवास खोने लगी। उसके मुंह में जो आया कहती चली गई। सर, मैंने नहीं बल्कि इसने जिम का कत्ल किया है। ये हम दोनों का दुश्मन है और अब ये जिम को मारकर मुझे फंसाना चाहता है। वो पुलिस वालों को वजाहत देने लगी। कौन? उनमें से एक पुलिस वाले ने पूछा। अरे ये, मैरी ने एंड्रयू की तरफ उंगली करके पलटते हुए कहा, लेकिन उसे हैरत का शदीद धचका लगा। वहां कोई भी नहीं था। वो पागल होने लगी। दफातन उसकी नजर ग्लास टेबल पर पड़ी। वहां एक मखमली डिबिया पड़ी हुई थी और साथ में एक अखबार भी। उसने गायब दिमागी से उस मखमली डिबिया को उठाकर खोला। अंदर एक प्लाटिनियम की अंगूठी थी जिस पर छोटा सा खिलता हुआ गुलाब बना हुआ था, जिसके वस्त में एक छोटा सा डायमंड चकमगा रहा था। उसने उस अंगूठी को डिबिया में रखकर मेज पर रखा और अखबार उठाकर देखने लगी। ये 3 साल पहले की आज ही की तारीख का अखबार था, लेकिन फ्रंट पेज पर लिखी खबर पर नजर पड़ते ही मैरी का दिमाग फक से उड़ गया। पोस्ट ऑफिस के एक सीनियर वर्कर एंड्रयू रसल ने मोहब्बत में नाकामी पर अपनी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। मैरी के हाथ से अखबार गिर गया और पुलिस वाले उसे पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए ले गए।